नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे शनि और राहु की युति पर, जिसको कि हमने देखा आम भाषा में, हाँ हम यूट्यूब भी देखते हैं, कई लोगों ने इसको जो नाम दिया है वो नाम है एक्चुअली पिशाच योग का नाम दिया है। तो मैंने सोचा इस पर वीडियो बनाता हूँ अपने दर्शकों के साथ में और इसमें थोड़ा सा क्लियरिटी देता हूँ। एक्चुअली मित्रों, पिशाच योग शनि राहु की युति नहीं होती है। शनि राहु की युति को श्रापित योग कहते हैं। और रहा सवाल पिशाच योग का, तो पिशाच योग में शनि राहु का होता है इंटरफेयर। जैसे कि मान लीजिए चंद्रमा राहु के साथ में त्रिकोण में, एक त्रिकोण में शनि बैठा है, एक त्रिकोण में मंगल बैठा है, देने पिशाच योग तो बन जाएगा, जबरदस्त बनता है पिशाच योग। लेकिन शनि और राहु की युति को पिशाच योग ना कह के उसको हम लोग श्रापित योग कहते हैं, कर्स वाला योग कहते हैं। पिछले जन्म का कर्स होता है जो आप आगे कैरी करके लाते हैं। तो और जैसे रहा सवाल पिशाच योग का, पिशाच योग जो प्रॉपरली जो मंगल और केतु की युति से बनता है। अब अपने अपने भाई मत हो सकते हैं, जो मैंने पढ़ा है, जो जितना मैं जानता हूँ, पिशाच योग में मंगल और केतु की जो है इन्वॉल्वमेंट होती है, तब ये पिशाच योग बनता है। किसी भी तरह से होगी तो बनेगा। तो हम इस पे अलग वीडियो बना देंगे, आपको डिटेल में बना देंगे। अगर आपका कमेंट्स आएगा तो हम बता देंगे। और तो हम लोग आज बात करेंगे इस पे शनि और राहु की युति पे, जिसपे हम लोग श्रापित योग कहते हैं। श्रापित योग मित्रों क्यों बनता है? श्रापित योग बनता है कि जैसे आपने किसी चीज का बहुत ज्यादा ही मिसयूज किया हो अपने पास्ट लाइफ में, तो उसकी वजह से श्रापित योग बनता है। और श्रापित योग एक्चुअली आप देखिए कि शनि, मतलब आपके शनि और राहु की युति से क्यों बनता है? क्योंकि आप देखिए शनि क्या है, वेल डिसिप्लिन्ड है, बहुत ही आराम से काम करने वाला, परफेक्शन वाला ग्रह है, और उसको कोई भी ढीला ढवाली पसंद नहीं है। जबकि राहु क्या है, राहु तुरंत एक्साइटेड ग्रह है, वो एक्साइटमेंट में आके फटाफट काम करता है, उसको ये नहीं फर्क पड़ता है क्या कैसे, आगे का फ्यूचर नहीं देखता वो, और वो हड़बड़ाहट में काम करता है, बहुत ही तेज काम करता है। उसको बोलेंगे कि सबसे ज्यादा मतलब एक्साइटेड ग्रह होता है राहु, और उसमें क्विक काम करने की क्षमता होती है। अब जब ऐसी स्थिति में शनि और राहु के साथ, भले कलयुग को राहु को कलयुग का राजा कहा जाता हो, लेकिन शनि के साथ पड़ने पे, तो चूंकि शनि बड़ा ही हैवी ग्रह है, राहु तो एक सिर्फ मात्र छाया ग्रह है, ऐसे में राहु पीड़ित हो जाता है। बड़ा सुनने में अजीब लग रहा होगा, राहु पीड़ित हो जाता है। एक्चुअली आपको बताएं कि नैसर्गिक मित्रता है दोनों में, शनि और राहु में। जैसे कि धंधा अधिकारी कहा जाता है, उनको कलयुग का राजा कहा जाता है, या पाप ग्रहों का राजा कह लीजिए, या राक्षसों का राजा कह लीजिए, जो भी कह लीजिए राहु को। तो इस तरीके से क्या है, हमारे जो 9 ग्रह हैं इनमें एक गुटबाजी है। गुटबाजी कैसे कि जैसे सूर्य, चंद्रमा, गुरु, मंगल, ये अगर देखा जाए तो एक गुट के हैं। सूर्य, चंद्रमा और बुद्ध को दोनों तरफ रखते हैं। सूर्य, चंद्रमा, मंगल और गुरु, ये 4 एक तरफ हैं, और राहु, केतु, शनि और शुक्र ये एक तरफ है। ऐसा नहीं, उसमें भी सौम्य ग्रह है, इसमें भी सौम्य। बुद्ध को जो है दोनों तरफ रखा जाता है, क्योंकि बुद्ध को न्यूट्रलाइज माना जाता है, न्यूट्रल ग्रह माना जाता है। तो बुद्ध जिनके साथ जाता है उनकी तरीके हो जाता है, तो ये ग्रुप वाइज काम करता है। तो ऐसे अगर देखा जाए तो नैसर्गिक मित्रता होती है। जैसे मंगल को आप कहेंगे क्रूर ग्रह है, तो इसको इधर क्यों नहीं रखा? नहीं, वो उस गुट का है, वो मतलब दैवीय गुट कह लीजिए, राक्षसी गुट कह लीजिए, कुल मिला के आप इस तरह से मान लीजिए। क्योंकि केतु भी एक बड़ा ही मतलब अच्छा आध्यात्मिक माना जाएगा, उस ग्रह को आध्यात्मिकता से जोड़ता है। लेकिन चूंकि वो राहु का आधा पार्ट है, देन वो भी उसी में काउंट किया जाता है, राक्षसी गुण में, राक्षसी जो गुट होता है उसमें किया जाता है। तो और बुद्ध क्या, बुद्ध दोनों के बीच का है, बुद्ध दोनों के बीच, बुद्ध जिसके साथ भी जाता है वैसी अपनी नेचर कर लेता है। वरना बुद्ध अगर अकेले है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, वो अकेले में सौम्य ग्रह माना जाता है, ना वो क्रूर माना जाता है और पाप माना जाता है, वो सौम्य ग्रह माना जाता है। उसको अगर कैटेगरी में अगर देखेंगे, अगर वो सिंगल है तो वो कहीं ना कहीं इन्हीं की कैटेगरी में आता है, मतलब जो है देवताओं वाले प्लैनेट्स की कैटेगरी में आता है। तो ये कैटेगरी बटी हुई है। तो ऐसी स्थिति में राहु और शनि जो है नैसर्गिक मित्र हैं, एक ही गुट के हैं। लेकिन आपको पता हो कि जैसे राहु जैसे किसी के साथ बैठता है, तो जब राहु किसी के साथ बैठता है तो
आपने अक्सर लोगों के मुंह से सुना होगा कि राहु जब किसी के साथ बैठता है तो वो उस ग्रह के गुण ले लेता है। नहीं, यहाँ हम थोड़ा सा करेक्ट करना चाहेंगे, अपना कुछ ऐड ऑन करेंगे कि राहु कभी भी किसी भी ग्रह के गुण नहीं लेता है। राहु गुण तभी लेता है जिस ग्रह की राशि में बैठा होता है, उस ग्रह के गुण के अनुसार ही काम करता है। राहु कभी किसी के साथ बैठे, राहु इतना पावरफुल है कि वो सूर्य को भी ग्रहण लगा देता है, वो चंद्रमा को ग्रहण लगा देता है। सूर्य सबसे पावरफुल ग्रह है, मतलब पावरफुल इन द सेंस कि बहुत तेज है, बहुत गर्म ग्रह है, सबसे पावरफुल मानेंगे उसको। और चंद्रमा सबसे सॉफ्ट ग्रह है, उन दोनों को ग्रहण लगाने की क्षमता रखता है। राहुल जिसके साथ जाता है, सूर्य के साथ जाएगा ग्रहण लगाएगा, चंद्रमा के साथ जाएगा ग्रहण लगाएगा, मंगल के साथ जाएगा अंगारक बना देगा, बुध के साथ जाएगा क्या बोलते हैं उसको, लंपट योग बना देता है, जिसको हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रा बोलने वाला, फालतू का बात करने वाला, बुद्धि में थोड़ा सा कहीं ना कहीं ग्रहण लगा देता है। और गुरु के साथ जाता है तो चंडाल योग बना देता है। तो राहु क्यों किसी के अडॉप्ट करने लगा? राहु अपनी चलाता है, उस ग्रह को वो दबाता है वहां पर। लेकिन यहाँ शनि के साथ होने के बाद क्या हो जाता है, उसी के ग्रुप का है, वो राक्षसी ग्रुप का है। राक्षसी कहते हैं ना, दो गण होते हैं, एक राक्षस एक देव, तो राक्षसी गुट का है, कहते हैं राक्षस राज। तो वो क्या होता है, शनि के साथ कंसीडर करने में, चूंकि शनि बहुत हैवी है, बहुत भारी है, तो उसके साथ कंसीडर करने में राहु की एनर्जी वेस्ट होती है। और राहु फिर चूंकि वो राजा है, चूंकि वो पावरफुल ज्यादा है, तो वो छटपटाता है और फिर ऐसे में उसका खुद का अपक हो जाता है। ऐसी स्थिति में तो वो जो कर्म होते हैं राहु के द्वारा किए गए, राहु द्वारा आपका माइंड ऑपरेट होता है, वो इतने ज्यादा बेकार हो जाते हैं कि आप इतने खराब खराब डिसीजन लेते हैं कि आपको आपकी जिंदगी श्रापित, पता चल जाता है कि श्राप लगा हुआ है आपको, ये आपको श्राप पता चल जाता है। मतलब कम शब्दों में, सरल भाषा में कहेंगे कि आपको पता चलेगा ये व्यक्ति क्या किसी श्राप से युक्त है क्या, क्योंकि उसके कर्म ऐसे हो चुके होते हैं, क्योंकि खींचातानी होती है उसको। राहु जैसे एक्टिव ग्रह को शनि अपने अनुसार चलाने की कोशिश करता है, क्योंकि शनि की आदत है, शनि तो स्लो स्लो चलता है। अब आप ही हैं, एक आदमी आपको पकड़ के खींच रहा है कि भैया जल्दी चलो, एक आदमी कह रहा बैठो भी आराम से चलते हैं, तो आप तो पिस जाओगे ना बीच में। तो यहाँ पिसता है आपका मन, क्योंकि कहीं ना कहीं मन ही से आप ऑपरेट होते हैं, चंद्रमा से आप ऑपरेट होते हैं। जब चंद्रमा मन आपका दिक्कत करता है तो आप उल्टे सीधे डिसीजन लेते हैं और वहीं पर आप कहीं ना कहीं गलत काम कर बैठते हैं, जिसकी वजह से आप कहते हैं ना श्राप भोग रहे हैं आप। ये स्थिति आ जाती है कि आप श्राप भोग रहे हैं, आपको खुद को नहीं पता होता ये हम जो कर रहे हैं हमारे साथ क्यों हो रहा है, मैंने कब क्या किया था, क्योंकि पिछले जन्म की पास्ट लाइफ की चीजें कहाँ किसी को याद रहती है। तो ऐसी स्थिति में जो राहु और शनि का जो योग होता है, इसीलिए ये जो है श्रापित योग कहा जाता है, क्योंकि इसमें श्राप सा महसूस होता है। इसमें पता चलता है, सामने वाले को पता चलता है हमने ऐसा क्या किया था, कौन सा हमने कर्म किया था हमको उसको झेलना पड़ा, दैट इज कॉल्ड श्राप। ऐसा कौन सा कर्म किया इसका श्राप मिला हमको। तो ये चीज यहाँ पर लागू होती है। अच्छा, ये जैसे मान लीजिए कि शनि एक राशि में 2.5 साल चलता है, राहु एक राशि में 18 महीने चलता है। अब मान लीजिए घूम के पूरा राहु को और शनि को दोबारा मिलने में लगभग 19 साल राहु पूरा करता है, 19 साल में आता है। तो लगभग 18 साढ़े 17 साल बाद ये स्थिति बनती है, क्योंकि लौट के जब उसी में आएगा तो 17.5 साल बाद स्थिति आती है कि राहु शनि एक राशि में बैठे हुए, 17.5 18 19 जो भी इसी के प्लस सराउंडिंग का टाइम रहता है, क्योंकि 11 राशियों को करके आएगा ना, 12 तो पूरा नहीं करेगा, तो 11 को ही काउंट करेंगे, 12 में तो पुनः दोबारा वहीं आ जाएगा वो। तो तकरीबन वहां से छूटने के बाद वो वापस पूरे करीब 17.5 साल बाद लौट के आता है, करीब 1.5 साल रहता है वहां पर। तो 1.5 साल रहता है, कभी वक्री शनि होगा तो प्लस भी हो जाता है थोड़ा मोड़ा, तो 1.5 साल के नियर अबाउट मान लीजिए। तो अब आपके दिमाग में एक बात आएगी कि क्या ये 1.5 साल जो रहता है, इसमें मतलब ये पूरा का पूरा जितने लोग पैदा होंगे सबके में श्रापित योग होगा? तो मेरा जवाब होगा नहीं, क्योंकि देखिए एक पर्टिकुलर योग बन रहा है किसी की कुंडली में, तो ऐसा नहीं है कि बाकी के जो 7 ग्रह हैं वो मैटर ना करते हैं, वो भी मैटर करते हैं बड़े से। अब देखिए कहा जाता है, जैसे आपने एक बात सुनी होगी व्याख्या की, गुरु अगर केंद्र में बैठा और लग्न में बैठा गुरु, कुंडली में 1200 का समन कर देता है। सुनने में बड़ा आसान लग रहा है, इस पे तो वीडियो बन सकती है, 2-4 वीडियो बन सकती है, छोटी हो जाएंगी, लेकिन ये सच है कि कुंडली में बैठा गुरु, कुंडली के लग्न में बैठा गुरु
कुंडली के 1000-200 के संबंध करने की क्षमता रखता है। अब मान लीजिए इसी तरीके का कोई ग्रह ऐसा, कोई ऐसी युति बन रही हो, कोई ऐसा योग बन रहा हो, मान लीजिए गुरु की अच्छी दृष्टि पड़ रही हो, 9वीं दृष्टि पड़ रही हो, 5वीं दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसी स्थिति में योग काम करेगा? मैं तो कहता हूं नहीं करेगा। और करेगा भी तो ठीक उसी तरीके से होगा कि आप छाता लेके गए, बारिश हुई और आप छाते से बच गए, खाली आपके पैर भीगे थोड़े बहुत, और उससे आपका काम चल गया, उसमें आपको इरिटेशन नहीं हुआ, आपका काम चल गया। तो ये भी आपको पकड़ के चलने की जरूरत नहीं कि आपकी कुंडली में बना हुआ है तो बाकी ग्रहों, बाकी सबसे बड़ी चीज लग्न की डिग्री और चंद्रमा की स्थिति देखनी पड़ेगी आपको। बाकी ग्रहों को कंसीडर करेंगे और उस ग्रह से कौन सा ग्रह संपर्क में है, वो किस भाव में बन रही है, उस भाव का स्वामी कौन है, भाव का स्वामी, भावाधिपति किस स्थिति में है, नीच का है कि उच्च का, ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। तो ये नहीं है बिरले, हमने कहा कोई भी योग या दुर्योग जो भी बनता है, अब मान लीजिए कोई भी योग भी बनेगा तो योग भी ऐसे नहीं है, आप मान लीजिए आपके रोचक योग बन गया आपकी कुंडली में, आपने देखा हाँ ठीक है केंद्र में है, मंगल उच्च का है, रोचक योग बन गया आपका, तो कोई दिक्कत नहीं। आपने कहा मेरा जो काम कब करेगा, काम जैसे थोड़े कि ऐसे बन गया तो ऐसे काम करेगा। जिस तरह के योग, सुयोग जिसको बोलते हैं, अच्छे योग है, वो काम भी हर तरह से मिला के आप नवांश देखेंगे, वहां भी अगर वो प्रॉपर काम कर रहा होगा तभी तो आपकी कुंडली में काम करेगा। आप आंख बंद करके कह सकते हैं कि नवांश में भी यही रोचक योग बना है, यहाँ भी यही काम करेगा। पता चला वहां तो मंगल नीच का हो गया, कैसे काम करेगा, नहीं करेगा। इसी तरीके से जो दुर्योग भी होते हैं वो भी इसी तरीके से काम नहीं करते कि एक जगह बन गया तो माना जाएगा। इसको आपको नवांश में भी देखना पड़ेगा, स्थितियां देखनी पड़ेंगी, कहाँ क्या स्थिति पड़ रही है, देन आप इस चीज को डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे ऊपर कैसे काम करेगा, जातक पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मेरा जो कहने का पर्पस सिर्फ ये था कि आज की डेट में आप अगर ये चीज माइंड में रखे हुए हैं कि श्रापित योग मेरी कुंडली में बना हुआ है और बहुत परेशान है, आप लोगों को नाना करके दिखा रहे हैं, तो इतना आप खुद भी जांच सकते हैं, नवांश में देख लीजिए। अगर दोनों जगह श्रापित योग, या हम कहते हैं दोनों जगह विष योग, जो मान लीजिए नवांश कुंडली में विष योग बन रहा है, भाई शनि चंद्रमा से विष योग बनता है, कोई भी योग जब दोनों जगह बनेगा तब उसके होने की, घटित होने की, सब चाहे योग हो चाहे दुर्योग हो, संभावनाएं ज्यादा होती है। या जिस भाव से रिलेटेड योग बन रहा है उस भाव का डी चार्ट, मतलब उस भाव का जो वर्ग कुंडली होती है, आप उसको देखिए, अगर उसमें भी कहीं ऐसी नौबत आ रही तब तो आप उसको मानेंगे, वरना आप ऐसे इसको इस तरीके से नहीं कह सकते कि नहीं मेरे बना है लग्न कुंडली में बना है तो मान लीजिए डिविजनल चार्ट में नहीं बना है तो क्या मतलब बना। मान लीजिए नवांश में तो एटलीस्ट बनाओ, दोनों जगह बना हो, क्योंकि देखिए लग्न है, चंद्र है, ये दोनों सेम कुंडली मानी जाएगी, उसका तुरंत सबसे पहले नवांश की गणना की जाती है। मेन नवांश का इंपॉर्टेंस बहुत होता है। तो उसके बाद आप जिस भाव को देख रहे हैं उसका डिविजनल चार्ट देख लीजिए। तो अगर सब जगह कहीं कहीं योग बन रहा है ये, या कहीं ना कहीं से वो चीज आपकी प्रभावित हो रही है, तब तो योग या दुर्योग काम करेंगे, नहीं तो उतने काम नहीं करेंगे, माइनर काम करेंगे। और उस पर भी अगर कोई मान लीजिए लग्न में या कहीं कोई शुभ दृष्टि पड़ रही हो तो फिर आपको उसमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, आप आराम से इस पर आप काम कर सकते हैं। बस इतना ही मेरा आज का वीडियो में आपको बताना चाहते थे कि ये जो भ्रांतियां हैं इनसे दूर हटिए। और अब ज्योतिष जो है बहुत ही लॉजिकल वे में चलता है, शुरू से था ज्योतिष लॉजिकल वे में। एक्चुअली क्या होता है, ज्योतिष गलत नहीं हो सकता है, ज्योतिष ही गलत हो सकता है। हम आपको फिर कहेंगे मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन अगर योग कोई भी चीज ग्रंथों में लिखी है, कोई भी चीज अगर किताबों में लिखी हुई है और वेरीफाइड है, मतलब आज के डेट में कोई भी किताब लिख दे ऐसे नहीं बनता है, तो हमारे ग्रंथों से जुड़ी हुई, तो ये बात मान लीजिए अगर आपके ऊपर फलीभूत नहीं हो रही, ज्योतिषी बताया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ज्योतिषी उसको डिकोड नहीं कर पाया। ज्योतिषी भी गलत नहीं है, क्योंकि वो क्लिष्ट संस्कृत है, वो उसमें एक बात के 16 अर्थ निकलते हैं, मतलब कई अर्थ निकलते हैं, और उसको समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। और जो प्रॉपरली उसी में बिल्कुल डीप गहराइयों में जाके समझ आता है ग्रंथों के, वही समझ पाता है। तो आप इसको समझिए कि ये चीजें वही बता सकता है जो अच्छा स्टडी किया हो। तो आप इस बात पे बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको अगर कोई एक ज्योतिषी नहीं समझ में आता, आप दूसरे को दिखा लीजिए। आप इतनी जल्दी योगों पे कोई भी डिसीजन मत लीजिए कि ये योग है तो खराब है तो लाइए इसकी बड़ी पूजा करा ले, इस पे पैसे खर्च कर दे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जो पूरा मामला डिकोडिंग का है, कोई कितनी अच्छी डिकोडिंग कर सकता है वो उतना ही अच्छा आपको प्रेडिक्ट कर सकता है। बस इतना सा समझिए। तो मित्रों, ये था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।